आरएमएस टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज्यादा हो चुका है, जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे। जब ये हादसा हुआ था तब दुनिया हिल गई थी और यह फिल्मों, गानों, किताबों और यहाँ तक कि इसके साहसी यात्रियों और भयावह इतिहास को समर्पित एक संगीत के कारण पॉप संस्कृति में बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण हिमखंड था, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि इस आपदा के लिए कई कारक जिम्मेदार थे। टाइटैनिक के डूबने के 10 कारण इस प्रकार हैं, जो स्पष्ट रूप से दोषी होने के अलावा भी बहुत भयानक थे। 10. शांत पानी। वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक हिमखंड का सबसे बड़ा रहस्य उजागर किया। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ मामलों में शांत पानी तूफानी पानी से ज्यादा खतरनाक होता है। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक पर सवार यात्रियों ने शानदार मौसम का आनंद लिया। एक जीवित बचे व्यक्ति ने बताया, मीलों तक एकदम शांति। पानी पिघली हुई चांदी जैसा लग रहा था। पानी में बहुत कम या बिल्कुल भी लहरें नहीं होने के कारण प्लवक से कोई चमक नहीं थी, जो सामान्य रूप से हिमखंड के चारों ओर चमकती थी, जिससे इसे दूर से देखा जा सकता था। इस समय आमतौर पर यह माना जाता था कि एक साफ रात में हिमखंड 1 से 3 समुद्री मील 1.8 से 5.6 किलोमीटर के भीतर देखे जा सकते हैं। बादलों के कारण चंद्रमा की कमी के बावजूद शांत पानी ने सुरक्षा की झूठी भावना प्रदान की। निगरानी करने वाले गार्ड नीचे थे और जहाज उस गति से यात्रा कर रहा था जो कोहरे या लहरों के होने पर होती। 9. पोर्ट होल्स। टाइटैनिक पर सवार अधिकांश यात्री रात भर अपने बिस्तरों में सुरक्षित रूप से सो रहे थे जब जहाज अचानक हिल गया। रात 11:40 बजे यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराया। स्वाभाविक रूप से इतनी बेरहमी से जगाए जाने के बाद कई मेहमान ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वे किससे टकराए थे और जहाज क्यों चलना बंद कर दिया था। लोगों ने अपने सिर बाहर निकालने के लिए अपनी पोर्ट होल खिड़कियां खोली और जब वे भागने के लिए डेक पर गए तो अधिकांश ने उन्हें कभी बंद नहीं किया। खुले हुए छिद्रों के कारण पानी सामान्य से कहीं अधिक तेजी से जहाज में प्रवेश कर गया, जिससे जहाज के डूबने की समय सीमा अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई। टाइटैनिक विशेषज्ञ टिम माल्टिन ने कहा कि केवल 12 खुले छिद्रों से नुकसान दोगुना हो जाता और सैकड़ों छिद्रों और भी अधिक जिज्ञासु यात्रियों के साथ ये संभावना है कि संख्या और भी अधिक हो। 8. कमजोर रिवेट्स। आज जहाज की प्लेटों को ऑक्सीएसिटिलीन मशालों का उपयोग करके एक साथ वेल्ड किया जाता है, लेकिन 1912 में टाइटैनिक की तरह स्टील के पतवार की प्लेटों को हाथ से हथौड़े से ठोककर रिवेट्स द्वारा एक साथ रखा जाता था। धातुकर्म विशेषज्ञ टिम फोके और जेनिफर हूपर मैकार्थी द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों में पाया गया कि टाइटैनिक के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री बेहद निम्न श्रेणी की थी, जो उस समय के लग्जरी लाइनरों में पाए जाने वाले सामान्य प्रकार की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक थी। हालांकि यह निश्चित रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये संभावना है कि उच्च श्रेणी के रिवेट्स की कमी या शिपयार्ड के उपकरणों में आखिरी समय में आई कोई समस्या इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। फोके और मैकार्थी ने कहा कि जिन रिवेट्स का प्रयोग किया गया था वे उन रिवेट्स की तुलना में अधिक आसानी से टूट जाते जिनका प्रयोग किया जाना था। 7. एक टाइपो। टाइटैनिक के डूबने की सुबह कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को उस क्षेत्र के अन्य जहाजों से कई चेतावनी संदेश मिले थे। बर्फ से बचने के लिए जहाज के मार्ग को तदनुसार समायोजित किया गया था, लेकिन 14 अप्रैल की रात भर टाइटैनिक के पश्चिम की ओर रवाना होने के दौरान 9 और चेतावनियां आई। इनमें से एक, लाइनर मेसाबा, जो 4 साल बाद भी डूब गया, से स्मिथ तक कभी नहीं पहुंची। मेसाबा के वायरलेस ऑपरेटर ने एक संदेश भेजा कि टाइटैनिक के रास्ते में सीधे गंभीर बर्फ है। एक संदेश जिसे मास्टर को हस्ताक्षर करना चाहिए के लिए MSG पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए था। इसका मतलब ये होगा कि वायरलेस ऑपरेटर को कप्तान के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से मेसाबा के ऑपरेटर ने एक छोटी सी गलती की, MSG के बजाय MXG टाइप किया। दिन भर में कई बर्फ की चेतावनियां आई और टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर संयुक्त राज्य अमेरिका से सैकड़ों यात्री टेलीग्राम की छानबीन कर रहे थे। टाइटैनिक के वायरलेस अधिकारी जैक फिलिप्स ने मेसाबा की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और इसे अन्य चेतावनियों के साथ जोड़ दिया। अगर यह संदेश कैप्टन स्मिथ को दिया गया होता तो टाइटैनिक के रास्ते में बर्फ के स्थान की विशिष्ट प्रकृति के कारण इस त्रासदी से बचने की काफी संभावना थी। 6. अंतिम समय का आदेश।
घातक प्रभाव से कुछ क्षण पहले प्रथम अधिकारी विलियम मडॉक ने टक्कर से बचने के अंतिम समय में जहाज के प्रोपेलर को उल्टने के लिए इंजन कक्ष को टेलीग्राफ किया। दुर्भाग्य से जहाज को पूरी तरह से उलटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन इसके बजाय प्रोपेलर को रोका जा सकता था। वैज्ञानिक रिचर्ड कॉरफील्ड कहते हैं कि हालांकि मडॉक जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह वास्तव में ताबूत में कील साबित हो सकता था। उन्होंने बताया, ये तथ्य कि स्टीयरिंग प्रोपेलर घूम नहीं रहा था, जहाज की मोड़ने की क्षमता को गंभीर रूप से कम कर दिया। इससे भी अधिक दुर्भाग्य से, अगर मडॉक ने इंजन कक्ष को थ्रस्ट को कम करने और फिर उलटने के लिए नहीं कहा होता, तो जहाज वास्तव में हिमखंड से बच सकता था। 5. दूरबीन नहीं। काश हिमखंड को देखना आसान होता। काश SS कैलिफोर्नियन बचाव के लिए आ जाता। काश कौवे के घोंसले में निगरानी करने वाले के पास दूरबीन होती। रुको, क्या जहाज के निगरानी करने वाले के पास देखने में मदद करने के लिए दूरबीन क्यों नहीं होगी? इसका जवाब डेविड ब्लेयर नामक एक बदकिस्मत नाविक के पास है, जिसने जहाज की दूरबीन को कौवे के घोंसले में एक लॉकर में बंद कर दिया था। आखिरी समय में ब्लेयर को टाइटैनिक से RMS ओलंपिक में फिर से नियुक्त किया गया, लेकिन वह अपनी जेब में चाबियां भूल गया, जिससे नए निगरानी करने वाले बिना किसी दृश्य सहायता के रह गए। टाइटैनिक के निगरानी करने वाले फ्रेडरिक फ्लीट ने दुर्घटना की जांच में गवाही दी कि अगर उसके पास दूरबीन होती, तो वह इसे थोड़ा पहले देख सकता था। जब उससे पूछा गया कि कितना पहले, तो उसने दावा किया कि वह निश्चित नहीं है, लेकिन रास्ते से हटने के लिए पर्याप्त था। इसके बावजूद जांच में पाया गया कि दूरबीन की कमी आपदा में एक बड़ा योगदान कारक नहीं थी। 4. चुप रहो। बेलफास्ट से न्यूयॉर्क शहर की यात्रा पर टाइटैनिक के वायरलेस अधिकारी जैक फिलिप्स को इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में से एक मिली। टाइटैनिक के समुद्र में होने के दौरान संपर्क के मुख्य बिंदु के रूप में कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अन्य जहाजों से कई चेतावनी संदेश कैप्टन स्मिथ तक नहीं पहुंचाए। इसका सबसे भयावह उदाहरण उस रात के 10:55 बजे हुआ। पास के जहाज SS कैलिफोर्नियन ने बताया कि वे बर्फ से घिरे हुए हैं। उनकी चेतावनी पर फिलिप्स की प्रतिक्रिया थी, बाहर रहो, चुप रहो, मैं केप रेस में काम कर रहा हूँ, भूमि के उस क्षेत्र का जिक्र करते हुए जहां वे यात्रियों के लिए संदेश प्राप्त कर रहे थे। कथित तौर पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैलिफोर्नियन के संदेश फिलिप्स के कान में इतनी तेज आवाज में आए कि वे केप रेस से सुन नहीं पाए। फिलिप्स के इस गुस्से के गंभीर परिणाम हुए। इस स्पष्ट तथ्य के अलावा कि पास के जहाज से एक और चेतावनी ने टाइटैनिक के चालक दल को अधिक सतर्क रहने में मदद की होगी, अपनी झुंझलाहट में फिलिप्स ने रेडियो बंद कर दिया। इससे जहाज के संकट कॉल में समय लग गया, जो कुछ घंटों बाद बाहर आया, क्योंकि वो समुद्र के तल में डूब गया था। 3. गति। अधिकांश टाइटैनिक विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि 14 अप्रैल 1912 की रात को जब जहाज हिमखंड से टकराया था, तो वो अपनी गति से अधिक तेज चल रहा था। जिस बात पर वे सहमत नहीं हो पा रहे हैं, वह ये है कि ऐसा क्यों हुआ। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि कैप्टन स्मिथ व्हाइट स्टार लाइन जहाज में अटलांटिक पार करने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसी अफवाहें भी हैं कि स्मिथ चिंतित थे कि वे न्यूयॉर्क शहर में देर से पहुंचेंगे, और व्हाइट स्टार लाइन के निदेशक ब्रूस इसमे के दबाव में उन्होंने सामान्य से अधिक तेज यात्रा की। जब टाइटैनिक हिमखंड से टकराया, तो वह 22 समुद्री मील की गति से यात्रा कर रहा था, जो उसकी अधिकतम गति से केवल 2 समुद्री मील कम था। कैप्टन स्मिथ के प्रति निष्पक्ष होने के लिए अधिकांश जहाज इस स्थिति में एक ही गति से यात्रा कर रहे होते। समुद्री मानकों के अनुसार खतरनाक परिस्थितियों में कम से कम समय बिताने के लिए जोखिम भरे क्षेत्रों से जितनी जल्दी हो सके यात्रा करनी चाहिए। चाहे जो भी तर्क हो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर टाइटैनिक धीमी गति से यात्रा कर रहा होता, तो होने वाला नुकसान बहुत कम प्रभावशाली होता। 2. कोयले में आग। ऐसे जहाज पर यात्रा करना जिसमें पहले आग लग चुकी हो, शायद अच्छा न लगे, लेकिन 1912 में ये समुद्र की सच्चाई थी। कोयले के स्वतःस्फूर्त दहन के कारण स्टीमशिप में अक्सर आग लग जाती थी। इसलिए 13 अप्रैल को टाइटैनिक के कोयला बंकर में से एक में छोटी सी आग लगने पर किसी ने दोबारा नहीं सोचा। हालांकि उस समय ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जहाज के डूबने की जांच में पता चला कि यह नाव के दुर्भाग्य का एक योगदान कारक हो सकता है। कोयला बंकर सीधे पतवार के बगल में था, जिसका अर्थ है कि यह संभव है कि आग ने टाइटैनिक की संरचना को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया हो। हालांकि यह बात 1912 की मूल जांच में उठाई गई थी।
यहाँ तक कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई अपनी आधिकारिक जांच का हवाला देते हुए इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया गया। इतिहासकार सेनन मोलोनी का मानना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पीठासीन न्यायाधीश के अपने स्वयं के शिपिंग हित रहे होंगे और वे आयरलैंड के वाणिज्य को प्रभावित नहीं करना चाहते थे। 1. संकट की कॉल को अनदेखा किया। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ इतिहास में 7 समुद्रों को पार करने वाले सबसे महान व्यक्तियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। अपने जहाज के साथ डूबने और अपने सम्मान के नाम पर अपने जीवन को त्यागने की उनकी इच्छा को किताबों, फिल्मों और संग्रहालयों में अमर कर दिया गया है और उनकी प्रशंसा की गई है। कैप्टन स्टेनली लॉर्ड के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। लॉर्ड एसएस कैलिफोर्नियन के कैप्टन थे, वो जहाज जो डूबने के समय टाइटैनिक के सबसे नजदीक था। कुछ स्रोतों के अनुसार ये त्रासदी के दौरान उसे सहायता देने के लिए काफी दूरी पर था। जब डूबने के दौरान टाइटैनिक ने संकट की लपटें छोड़ी तो लॉर्ड को चालक दल द्वारा उनकी नींद से जगाया गया। लगातार 17 घंटे काम करने से थके हुए लॉर्ड ने उन्हें कंपनी रॉकेट के रूप में खारिज कर दिया, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लाइनरों को उसी कंपनी के जहाजों की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाता था। लॉर्ड द्वारा टाइटैनिक के फ्लेयर्स की अनदेखी उनके जीवन भर उन्हें परेशान करती रही। मदद के लिए पुकार को अनदेखा करने के लिए उन्हें मूर्ख माना गया और इसके तुरंत बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।